नमस्कार मित्रों। जो पिछला वीडियो है वो गलती से कंप्लीट हो गया था। मेरा इरादा उसको पॉज करने का था। तो हम उसमें पद्माकर के पद्माकर जी के पहले कवित्व की व्याख्या और उसका संदर्भ, उसके विशेष जो भी हैं वो हमने सारे के सारे देख लिए थे। अब इसके बाद दो कवित्व और बचे हैं पद्माकर जी के। तो ये जो पूरा का पूरा पद्माकर जी का चैप्टर है वो 3 पार्ट में हो गया। अब 2 ही पार्ट में करने की इच्छा थी लेकिन 3 पार्ट में हो गया। कोई बात नहीं, हम उस हिसाब से चल लेंगे। अब ये जो दूसरा पद है ये मतलब में गोपियाँ जो कि लोक निंदा और जो समाज है उसकी परवाह किए बिना भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती है। और गोकुल में जो होली की मस्ती है उसका भी वर्णन आपको इसमें मिलेगा, और जो गोपियों की मनोदशा है उसका भी इसमें आपको वर्णन मिलेगा। लेकिन अगर आप ध्यान रखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस कवित्व की यही है कि दूसरे कवित्व में गोपियाँ लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती है। वर्णन तो हालांकि इसमें और भी है लेकिन ये महत्वपूर्ण है। तो आइए आरंभ करते हैं। संदर्भ की अगर बात करें तो संदर्भ इसका हो जाएगा कक्षा 11 की अंतरा भाग 1 ऐच्छिक विषय से। ऐच्छिक थोड़ी होगी ये, हाँ ऐच्छिक ही है और लिया गया है और इसमें पद्माकर जी के द्वारा लिखा गया है। प्रसंग की अगर बात करें तो प्रसंग जो है इस कवित्व में गोपियाँ लोक निंदा और सखी समाज की परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती है, और इसी को इंगित करते हुए पद्माकर ने कई माध्यमों से अपनी बात को कहा है। तो आइए आरंभ करते हैं। इसका पहले वाचन करेंगे कि गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जो लगे कछु को कछु भाखत बने नहीं। कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दोरे गुण ओ गुण गने नहीं। तोलो चलित चतुर सहेलिया हूँ को कहूँ, निके के निचोरे ताही करत मने नहीं। हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोर्यो पे निचोरत बने नहीं। बहुत ही अच्छा ये पद है कि गोकुल के कुल के व्याख्या में आरंभ कर चुके हैं कि गोकुल के कुल के यानी गोकुल का जो कुल है यानी कि वहाँ का जो समाज है उस कुल के और उस समाज के यानी कि पूरे के पूरे गोकुल के गली के और उनकी गलियों के, गोप गाउन के यानी कि जो गोपियों के हैं और उनके जो गाउन के यानी कि आसपास के जो गाँव के हैं, यानी गली के गोप गाउन के यानी कि उस गाँव के जो गली के गोप हैं गोकुल के कुल के, जो लगी कछु को कछु भकत बने रही। चूंकि होली का दृश्य है इसमें, तो अब ये पद्माकर जी इंगित करते हुए ये कह रहे हैं कि जो लगी कछु को कछु, कि जो लग रहे हैं कछु को कछु यानी वे कुछ थे और कुछ और ही लग रहे हैं। आपको पता है होली में कैसा माहौल होता है, तो यानी कि वो जिस तरह से था उसके कुछ अलग ही तरह से वो आज लग रहे हैं। और भाकत बने नहीं, भाकत यानी कि वर्णन करना, कहना, तो यानी कि भाकत बने नहीं यानी कि वर्णन करते ही नहीं बन रहा कि वो किस तरह से लग रहे हैं। कहे पद्माकर परोस पिछवाड़न के, और पद्माकर जी कहते हैं कि पड़ोस पिछवाड़न यानी कि पड़ोस के, पिछवाड़न यानी कि जो पीछे का जो अपना इलाका है या जो पड़ोस है उसका, यानी कि पड़ोस के, आस पड़ोस के, पिछवाड़े के, द्वारन के दोरी गुण ओगुण गने नहीं। द्वारन के दोरी यानी कि द्वारों पे दोरी यानी कि दौड़ रहे हैं, यानी कि मतलब में आसपास पड़ोस में अपने पिछवाड़े में द्वारन पे दोरी यानी कि द्वारों पे दौड़ रहे हैं। गुण ओगुण गने नहीं, और कोई उनके गुण या अवगुणों को गिन नहीं रहा, यानी कि आज तो कोई भी चिंता नहीं कर रहा है कि कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। समाज ने भी आज जो है अपनी आंखें मूंद ली है क्योंकि होली का दृश्य है। तो किसी के गुण अवगुणों को आज नहीं देखा जा रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है कोई उधर दौड़ रहा है, सब एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। इसके अगले भाग में पद्माकर जी कहते हैं कि तोलो चलित चतुर सहेली याहूँ याही को कहूँ। तोलो चलित चतुर सहेली, और लो एक जो चलित चतुर सहेली थी यानी कि जो चंचल चतुर सहेली थी, याहूँ को कहूँ, इसके बारे में तो क्या कहें। और तभी पद्माकर जी कहते हैं कि ये लो ये जो चंचल और जो ये मतलब में अधिक चतुर सहेली है इसके बारे में तो भला क्या ही कहें।
नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं। जब इसको कहा गया कि नीके के निचोरे, कि आपके जो कपड़े हैं वो पूरे गीले हो गए हैं, पूरे के पूरे कपड़ों पर रंग लगा हुआ है, तो नीके यानी कि अच्छे से आप इसको जो है निचोड़ लो। और ताही करत मने नहीं, और उसका जो है मन ही नहीं कर रहा है कि मैं जो है अपने इन रंगों से सरोबोर जो कपड़े हैं उनको मैं निचोड़ लूँ, यानी ये तो कुछ अलग ही है। और वो फिर आगे कह रही है, वो जो चलित चतुर सहेली है यानी कि चंचल चतुर सहेली है, वो आगे कह रही है कि हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी। हो तो श्याम रंग, कि मैं तो श्याम के रंग में, चुराई यानी कि चुरा ली गई हूँ, चित्त की चोरा चोरी, चित्त चोरा चोरी यानी अपने हृदय की चोरा चोरी, यानी मैं तो अपने हृदय का आदान प्रदान जो है श्याम के रंग में कर चुकी हूँ। मेरा जो हृदय है वो श्याम रंग में चोरी हो चुका है, यानी कि मतलब मैं काले रंग में, अब श्याम रंग तो काला रंग होता है, कि मैं तो काले रंग में चोरी चोरी कृष्ण के रंग में रंगी जा चुकी हूँ। अब उसका क्या मतलब रहा, और मेरा तन मन श्याम रंग में रंगा जा चुकने के बाद मैं जो है उससे मुक्ति नहीं होना चाहिए, तो मुक्ति ही नहीं होना चाहती। अगली पंक्ति में ये बात है कि बोरत बोरियों पे निचोरत बने रही। बोरत यानी कि डुबोने पर, बोरियो यानी कि डुबोया, यानी जब डुबोने के लिए डुबोया तो निचोरत बने नहीं। अब जब डुबोने के लिए इसको डुबोया है, यानी कि ये कपड़े भीजे हैं, मैं जो है प्रेम के रंग में डूबी हूँ, उन्होंने मेरे को डुबाया है, निचोरत बने नहीं, तो फिर मैं निचोड़ना मेरे से बन नहीं रहा, यानी कि अब मेरा मन नहीं करता कि मैं श्याम रंग के रंगे हुए इन कपड़ों को, इन मन को और अपने तन को मैं निचोड़ लूँ, यानी कि श्याम रंग को मैं अलग अलग कर दूँ, यानी कि अब निचोड़ना मैं नहीं चाहती, निचोड़ना बनता ही नहीं मेरे से, अब तो मैं इसी में डूबी रहना चाहती हूँ। मित्रों ध्यान रखें, ये जो श्याम रंग है इसमें श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि श्याम रंग एक तो काला रंग है जो है ही है, और दूसरा जो श्याम रंग का अर्थ है वो है कृष्ण का प्रेम, यानी जो कृष्ण के प्रेम में का जो रंग है वो भी अपना श्याम रंग ही है। और इसमें पद्यों की अगर हम विशेष के बारे में अगर हम चर्चा करें तो भाषा ब्रजभाषा है, और संयोग पक्ष का वर्णन है तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार होगा, यानी श्रृंगार रस तो पूरे में है ही, और उसमें भी जो है संयोग पक्ष का वर्णन है। और भाषा माधुर्य गुण से युक्त है, और इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। और अनुप्रास अलंकार तो खैर हर जगह मिल ही जाता है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे कि परोस पिछुआण के, गली के गोप गाउन के, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। कछु को कछु भाकते बने नहीं, कि वर्णन करते नहीं बनता, तो यहाँ भी कै वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति है, तो ये भी अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास आपको हर जगह मिल जाएगा, नीके के निचोरे यहाँ पर भी मिल जाएगा, चुराई चित चोरा चोरी ये भी अनुप्रास अलंकार से युक्त है। बोरत तो बोरियो पे निचोरत बनी रही, तो ये बोरत तो बोरियो है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि जो श्याम रंग है उसमें श्लेष अलंकार है, और संयुक्त पक्ष का वर्णन है, भाषा ब्रजभाषा है, माधुर्य गुण से युक्त है, लक्षणा शब्द शक्ति है, पूरे पद्य में संगीतात्मकता की छटा विद्यमान है। ये आपका दूसरा पद था। और अब हम जो है तीसरे पद पे आ रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण है, और इसमें भी जो है हम ये देख सकते हैं कि जो कवि है वो वर्षा ऋतु के सौंदर्यों में जो भौरों का गुंजार होता है, जो मोरों का शोर होता है, वो सावन के जो झूले झूले जाते हैं, उसी में उसने जो है वर्षा ऋतु के सौंदर्य को देखा है। और वो मेघ जो बरसता है वो ये समझता है कि नेह बरस रहा है, यानी कि प्रेम बरस रहा है। तो इस दृष्टिकोण से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रसंग और संदर्भ वही रहेंगे, केवल जो वर्षा ऋतु के सौंदर्य के विभिन्न रूपों में देखना ही ये इसमें अलग बात है, कि कवि जो है वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भिन्न भिन्न रूपों में देख रहा है। तो आइए इसका भी वाचन और व्याख्या आरंभ करते हैं कि भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजूर मलारन को गावनो लगत है, कहे पद माकर गुमान हूते मान हूते, प्राण हूते प्यारो मन भावनो लगत है, मोरन को सोर घन घोर चहु ओरन, हिंडोरन पे ब्रंद छवि छावनो लगत है, नेह सर सावन में मेह भर सावन में, सावन को झूली वो सुहावनो लगत है। ये इसके वाचन था। और जो अब इसकी व्याख्या हम देखते हैं कि भौरन यानी कि भौरों के गुंजन, यानी कि वो जो गुनगुना रहे हैं, यानी भौरों का जो गुंजन हो रहा है, बिहार बन कुंजन में, और यानी जो गुंजन बिहार
अब विहार का मतलब विहार करना, और विहार बगीचे में ही किया जाता है, जंगल में किया जाता है। तो भौरन को गुंजने विहार, यानी भौरों का जो गुंजन विहार हो रहा है, यानी कि वे घूम रहे हैं कहाँ कहाँ पर, वन कुंजन में यानी कि वनों में, और कुंजन यानी कि बाग बगीचों में। यानी कि जो भौरों का जो गुंजन विहार वन और बगीचों में हो रहा है, वो कैसा लग रहा है कि मंजुल मलारन को गावनो लगत है। मंजुल यानी कि सुंदर, मलारन यानी मल्लार राग, यानी कि जो मल्हार राग होती है उसको मलारन कहा गया है यहाँ पे। तो वो जो है सुंदर मल्हार राग को गावनो लगत है, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सुंदर मल्हार राग गाई जा रही है जब भौरों का गुंजार वनों में और बाग बगीचों में होता है। कहे पद्माकर गुमान होते मान होते। कहे पद्माकर यानी पद्माकर कहते हैं कि गुमान होते और मान होते। गुमान होते यानी कि जो गुमान में है, कहने का मतलब अहंकार में है या घमंड में है, वो लोग भी। और मान होते यानी कि जो मान में है, यानी कि वो भी रुष्ट है। गुमान होते यानी कि घमंड में है या अहंकार में है, वैसे सार्थक अर्थ में ही अपने को इसको लेना है, अहंकार या घमंड को। और मान होते, और जो मान किए बैठे हैं यानी कि रुष्ट होकर के बैठे हुए हैं, वो प्राण होते प्यारो मन भावनो लगत है। यानी कि वे दोनों के दोनों आज तो प्राणों से भी प्यारे मन भावन लग रहे हैं। यानी कि जो नायक है, वो नायिका अगर रुष्ट होकर बैठी है या घमंड में बैठी है तो वो भी आज तो उसको बड़ा प्यारा लग रहा है। या फिर जो नायिका के लिए जो नायक है वो मान में है यानी कि रुष्ट हुआ है, या वो मतलब में किसी भी तरह से घमंड या अहंकार में है, यानी कि अपने अपने प्रशंसाएं खुद ही कर रहा है, तो वो आज उनको जो है बड़ा प्यारा लग रहा है। कि प्राण होते प्यारो मन भावनो लगत है, कि वो जो है प्राणों से भी प्यारा मन भावना आज लग रहा है। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु है। अब इसी में तो मान होगा, इसी में रूठना, इसी में मनाना, ये सब इसी में चलेगा। तो ये भी जो है बड़ा प्यारा लगता है। मोरन को सोर गन घोर चहु ओरन। मोरन को शोर यानी कि जो मोर है उनका शोर। घनघोर यानी कि बहुत ही ज्यादा, घनघोर यानी कि भयंकर। चहु ओरन यानी कि चारों तरफ। और जो मोरों का जो शोर है, वर्षा ऋतु में आप जानते हो मोर बोलते हैं, तो उनका जो घनघोर शोर चारों ओर है वो। और हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है, वो भी बड़ा प्यारा लग रहा है। और हिंडोरन यानी कि जो हिंडोले जो मतलब में झूले जा रहे हैं, वृंद छवि युगल छवि। अब वैसे वृंद छवि का मतलब होता है सभी लोग, वृंद का मतलब सभी होता है। जैसे अपन कहते हैं कि वृंदगान, तो वृंदगान का मतलब होता है समवेत गान। तो हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। और हिंडोनों पे जो वृंद छवि है यानी कि जो समूह में जो लोग हैं वो छावनो लगत है, यानी छा जाने वाला लग रहा है। यानी कि मोरों का जो घनघोर शोर है चारों ओर, और हिंडोलों पे जो सभी लोग झूले झूल रहे हैं, वो भी जो है छवि छावनो यानी कि छवि को छा जाने वाला लगता है, यानी अत्यधिक छवि से वो युक्त है। नेहसर सावन में मेहबर सावन में। और नेहसर सावन में यानी कि प्रेम के बरसने में, और मेह बरसने में, मेह बरसावन में यानी कि मेह के बरसने में। यानी कि चारों तरफ नेहसर सावन यानी कि मतलब में प्रेम बरस रहा है। नायक नायिका से प्रेम कर रहा है, नायिका नायिका से प्रेम कर रही है, नवयुवक है वो मतलब में अपनी तिरछी अदाओं से, बाकी अदाओं से एक दूसरे को मोहित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो प्रेम बरस रहा है इस मेह बरसावन में, यानी इस बरसते मेघ में। और फिर आगे कह रहा है कि सावन में झूली वो सुहावनो लगता है। और सावन में झूली वो, और इस सावन में जो झूला झूलना है सुहावनो लगत है, यानी कि वो भी बड़ा ही सुहावना लगता है। सावन में झूली वो सुहावनो लगता है, यानी कि सावन में झूलना बड़ा जो है सुहावना लगता है। ये तीसरे जो इनका कवित्व था ये उसकी व्याख्या है। और इसमें वर्षा ऋतु के सौंदर्य की जो छटा है, और उससे जो प्रकृति में जो वर्षा ऋतु आने पर जो परिवर्तन होते हैं, या जो पक्षी समाज में उनमें उन सभी को इंगित करते हुए उन्हीं में ही जो है पद्माकर जी ने वर्षा ऋतु को देखा है। अगर हम विशेष की बात करें तो पद्य की भाषा ब्रजभाषा है, सहज सरल है, पूरे के पूरे पद्य में संगीतात्मकता है, और माधुर्य गुण से युक्त है, और लक्षणा शब्द शक्ति है। और मंजुल मलारन ये अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार तो खैर हर जगह मिल जाएगा, जैसे बिहार बन तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। बाकी अन्य कोई महत्वपूर्ण अलंकार
नहीं है। और इस तरह से आज ये तीसरे पार्ट में पद्माकर जी के पूरे पद्य की व्याख्या, जो तीनों कवित्त है उनकी व्याख्या कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं लगे कि ये बात हमको अभी तक समझ में नहीं आई, ये यहाँ पर जो है ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, तो आप निसंकोच होकर के मुझे बताइए, मैं वहाँ पर सुधार करूँगा। और आने वाले समय में अपने जितने भी काव्य खंड है उन सभी की व्याख्या प्रतिदिन करने का विचार है। यानी कि कोशिश ये रहेगी कि प्रतिदिन एक वीडियो अवश्य आपको मिले। हालांकि आपको पता है कि रिकॉर्ड करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करने में, उसको काट छाँट करने में काफ़ी समय लगता है, और लेकिन फिर भी इसमें मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। आप सभी का धन्यवाद।